Welcome to our channel EduGreat guys. Myself तुषार गज्जर, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री. सो आज हम लोग स्टूडेंट के माइंड में कुछ फोबिया रहता है, सर एमसीक्यू में प्रॉब्लम रहता है. थियरी अच्छी तरह लिख सकते हैं बिकॉज यू नो वेरी वेल जेई नीट एंड गुड सेट सब में आपके एमसीक्यू का इंपॉर्टेंस बहुत है. तो हम लोग ने गुजकेट की सीरीज स्टार्ट कर दी है. मैं आज आपको गुजकेट 2019 का पेपर पीवाईक्यू के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा. सो आप लोग देखिए, मैं चैप्टर का नंबर भी बोलते जाऊंगा और आप लोग उसके सॉल्यूशन भी देखने. स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन, एलिमेंट्स ए एंड बी डू नॉट फॉर्म एन एलॉयज बिकॉज. चैप्टर नंबर 8 का एमसीक्यू, बट पुराने कोर्स में चैप्टर बदल गया है स्टूडेंट. इस टाइम डी एंड एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है. चैप्टर नंबर कौन सा? 4 नंबर. चैप्टर नंबर 4 में आप लोग देखो, ह्यूम एंड रॉथरी साइंटिस्ट थे, तो ह्यूम एंड सेकेंड साइंटिस्ट था रॉथरी. ये दोनों साइंटिस्ट ने 3 रूल्स दिए थे. आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हैं बट स्पेसिफाई नहीं किए है. तो उसमें उन्होंने लिखा था both elements have similar crystal structure. ये बात सही है, बट हमको do not form, that is negative thinking बोला है. Radius of A is a 115 picometer while radius of P is equals to is 187 picometer. Student ध्यान में रखिए, ह्यूम एंड रॉथरी ने ऐसा बोला था, रेडियस ऑफ टू सब्सटेंस is difference of two radius substance is 15 picometer. तो डिफरेंस कितना होना चाहिए? तो 50 पिकोमीटर 15 पिकोमीटर होना चाहिए. तो इसके हिसाब से इनकी सिमिलर रेडियस होनी चाहिए, बट इधर क्या है स्टूडेंट? दोनों की रेडियस डिफरेंट है, तो इसके हिसाब से ये नहीं आएगा. थर्ड नंबर, बोथ आर द मेंबर ऑफ सेम ग्रुप, वो तो होने ही चाहिए. ओके, तो इसके हिसाब से ये भी सही है. बोथ हैव अ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस सेल, सेम ग्रुप के हैं तो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन भी सिमिलर होना चाहिए. तो ये सब सही है. तो डू नॉट फॉर्म एन एलॉयज, दैट मींस दोनों की रेडियस डिफरेंट है. रेडियस कैसी होनी चाहिए? सिमिलर होनी चाहिए. सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी डी ऑर्बिटल. स्टूडेंट ये सीएफटी से रिलेटेड है. चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. आपको ध्यान में रखो, पहले उन्होंने बोला टेट्रा क्लोराइडो निकलेट 2. अब टेट्रा वर्ड बोला है, क्लोराइडो निकल 2. तो ध्यान में रखो, टेट्रा क्लोराइडो निकल 2 है तो NiCl4, निकलेट 2 है तो NiCN4 - 2 होगा. व्हाई? बिकॉज निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए? +2. तो अब तुम समझो, ये तो टेट्राहेड्रल है और टेट्राहेड्रल में उसका ऐसा था, दो उसकी स्प्लिटिंग होती थी. फर्स्ट वन इज अ T2G एंड सेकेंड वन इज अ EG. यू नो वेरी वेल, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, EG में 2 थी ऑर्बिटल. इसमें 3 थी, इसमें 2 थी, बट इट इज applicable to only for octahedral complex. but tetrahedral complex में उससे थोड़ा उल्टा था. that means EG 2 थी और नीचे थी और T2G कहाँ थी? ऊपर थी. you know very well. तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट? तो ध्यान में रखो, इसमें आपका होगा dxy dyz dzx is a greater than dx² minus y² is similar to dz². क्यों? क्योंकि ये Eg है, Eg से T2G की एनर्जी कैसी है? हाई. तो आपको क्रिस्टल फील्ड थियरी इज नोन एज अ CFT थियरी में जाना होगा. तो इसका आंसर आपका क्या आएगा? आंसर इज सी. ओके, नेक्स्ट, Which of the following complex ion is the most stable? तो आपको मालूम है स्टेबिलिटी के लिए कौन कौन से फैक्टर है. तो पहला स्टेबिलिटी का फैक्टर है ऑक्सीडेशन नंबर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. रिपीट कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. बट स्टूडेंट
हियर सबका ऑक्सीडेशन नंबर सिमिलर है, तो ये फैक्टर लगेगा नहीं। सेकेंड फैक्टर आपको मालूम है, स्टेबिलिटी ऑफ लिगेंड। स्टेबल लिगेंड जो होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो स्टेबल लिगेंड कौन सी है? तो NH3 इज अ मोर स्टेबल लिगेंड ओके कंपेयर टू Cl, फ्लोरीन एंड वाटर। सो आंसर इज ए। अभी मैं थोड़ा आगे ले जाऊं आपको, स्टेबिलिटी दूसरे पे किलैट कंपाउंड, चिलैट कंपाउंड, किलैट कंपाउंड जो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, लाइक EN, PN, PTN एंड EDTA, बट इसमें वो किलैट तो नहीं है। मैं अकेला यही देखूंगा, स्टेबिलिटी ऑफ लिगेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एंड अदर। एक फैक्टर है आपको दूसरे भी एमसीक्यू में काम में लगेगा। एक चौथा फैक्टर है, याद रखना स्टूडेंट, जब सब किलैट कंपाउंड होते हैं तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा, दैट मींस EDTA से PTN इज अ ग्रेटर देन EN। तो ध्यान में रखना, अगर EDTA, PTN और EN देना तो EDTA वाला जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो आपको पता चल गया कि इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में से ही एक क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5। देखना, द प्राइमरी वैलेंसी। स्टूडेंट, प्राइमरी वैलेंसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्राइमरी वैलेंसी? तो आपकी टेक्स्ट बुक में वर्नर्स थियरी है, उसमें लिखा है प्राइमरी वैलेंसी जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो प्राइमरी वैलेंसी इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। कौन सा कंपाउंड दिया आपको? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K, CO, OH, 2, NH3 ट्वाइस। ओके डन। तो अब इसमें पहले मैं आपको सिखाऊंगा प्राइमरी वैलेंसी। सो इट्स सिमिलर टू इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा स्टूडेंट? तो देखो, NH3 इज अ न्यूट्रल लिगेंड, सो ऑक्सीडेशन नंबर इज 0 प्लस ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है और उसके 2 मोल्स है। और दूसरा पोटेशियम है, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है प्लस X, जिसका फाइंड करना है हमको, इज इक्वल्स टू 0, 2 2 जा 4, -4 + 1 -3, x - 3 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो x इज इक्वल्स टू, सॉरी, x इज इक्वल्स टू आपका 3 आएगा, इधर 3 आएगा आपका, x इज इक्वल्स टू इधर आपका 3 आएगा। ओके, तो अब हम लोग लेके x इज इक्वल्स टू 3 लिखेंगे इधर। ओके, तो आपका पहला एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी स्टूडेंट, सेकेंडरी वैलेंसी इज डिपेंड ऑन इट्स कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब उसके पास कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं उससे रिलेटेड है। तो आप लोग देखिए इसके पास कितने लिगेंड है, तो आप देखो ऑक्जेलेटो के 2 है। ओके, बट ऑक्जेलेटो की डेंसिटी कितनी है आप लोग जानते हैं, 2 है, बाइडेंटेंट लिगेंड है। प्लस दूसरा क्या है, तो NH3 के कितने हैं, 2, तो इसके भी 2, तो 2 2 जा 4 + 2, आई थिंक उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी भी कितनी होगी, 6। तो पहला मेरा आंसर था, आपने देखा 3। ओके, इसमें भी 3, तो ये तो निकल जाएगा आपका। दूसरा आंसर आपका आया 6, तो 4 वाला निकल जाएगा। देखो आप 6, तो अब मेरे को बोला है उन्होंने, क्या बोला है, लास्ट वन, टोटल आयंस प्रोड्यूस्ड इन अ एक्वायस सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट इसमें कितने आयंस बनेंगे, तो सिंपल इसके 2 आयंस बनेंगे। कौन कौन से, K प्लस दूसरा मिलेगा हमको कोबाल्ट ऑक्जेलेटो, इधर 2 और इधर मिलेगा NH3 2 और इसका बनेगा -1। तो आपका आंसर मिल गया, देयर आर 2 आयंस प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 6 2, सो आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू देख लीजिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू इसमें उन्होंने इंक्लूड किए हैं, तो ध्यान में रखना। दूसरा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस possesses मेरिडियनल आइसोमर्स।
आपने पढ़ा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में दो टाइप के आइसोमर्स है, फर्स्ट वन इज अ फेशियल एंड सेकंड वन इज अ मेरिडियनल। फेशियल हैज अ यू नो वेरी वेल MA2B4 होना चाहिए, बट इसमें तो MA2B4 नहीं है। मेरिडियनल में आप जानते हो उसका होना चाहिए MA3B3। सिंपली आंसर सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन और पूछे गए क्वेश्चन में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सो सिंपल क्वेश्चन सर। ओके, तो MA3B3 देखो आप लोग, ये B3 सो सिंपल, आंसर आपका आ गया ए। तो स्टूडेंट ये भी इजी है। फेशियल में ध्यान रखना MA2B4। ऑर्गेनिक, स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक का फोबिया होता है, इसमें यही आया है। और सबसे ज्यादा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगोज aldol कंडेंसेशन। आप लोगों ने थियरी में पढ़ा होगा, aldol कंडेंसेशन में ऑलवेज अल्फा हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड। ओके, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन में ऐसा कंपाउंड देखेगा इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। तो स्टूडेंट फॉर्मल्डिहाइड नो अल्फा हाइड्रोजन, व्हाई? बिकॉज़ इट्स फॉर्मूला HCOOH। बट क्वेश्चन इज हियर, which hydrogen is known as alpha hydrogen? So simple, functional groups nearest carbon is a alpha carbon and alpha carbon's hydrogen is known as a alpha hydrogen. Here there are not hydrogen is present but alpha hydrogen is not present. तो कंफ्यूज करने वाली है बात, ध्यान में रखना। फंक्शनल ग्रुप के बाजू में जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं और उसके हाइड्रोजन के अल्फा हाइड्रोजन। बट हियर हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट, तो ये आंसर तो नहीं आएगा। ओके, सेकंड वन इज ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड। देखो ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड, सी के पास 3 Cl आ गए, कंफ्यूज करने वाला। अल्डिहाइड है, ओके, बाजू में कार्बन है बट देयर आर नॉट एनी अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, सो ये आंसर भी नहीं आएगा। स्टूडेंट ट्राइमिथाइल एसिड, ओके, एसिटाल्डिहाइड, अब जहां मैंने Cl लगाया उधर मिथाइल लगा दो। सेम सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर ऑप्शन है आपका, ये भी नहीं आएगा। देखो एसिटाल्डिहाइड, आपकी टेक्स्ट बुक में आई थिंक एसिटाल्डिहाइड का aldol कंडेंसेशन दिया है, तो एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला है आप लोग जानते हो CH3COOH। ओके, कार्बोनिल ग्रुप, अल्डिहाइड, अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, aldol कंडेंसेशन देगा, क्रॉस aldol कंडेंसेशन भी देगा। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैनिजारो पूछे तो अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट रिक्वायर्ड, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, बट इसमें अल्फा हाइड्रोजन होने ही चाहिए। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। ओके, which of the following compounds undergoes aldol condensation? ओके, तो इसका आंसर हमने अभी ले लिया, रिपीट हुआ है आई थिंक। ओके, नेक्स्ट benzoyl chloride and sodium benzoate. What is the formula of the benzoyl chloride? On the benzene, C double bond O Cl। स्टूडेंट वो क्वेश्चन था ना, वो किसके रिलेटेड था पता है? aldol कंडेंसेशन, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के रिलेटेड था। वो अपना चैप्टर नंबर अब हो गया है 8 नंबर। अब देखो बेंजोइल क्लोराइड इज रिएक्टेड विद द सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला C डबल बॉन्ड ONA। उन दोनों के बीच में रिएक्शन करेंगे, क्या जाएगा सर? तो इधर से Na जाएगा और इधर से क्या चला जाएगा? Cl। बना क्या आपका? तो बन जाएगा कुछ ऐसा प्रोडक्ट, ध्यान में रखना, C डबल बॉन्ड O, ध्यान में रखना O, C डबल बॉन्ड O, और इसके बाजू में बेंजीन तो है ही है। नाम क्या बनेगा? तो देखो ये बेंजोइक, ये दोनों बेंजोइक, और ये एनहाइड्राइड, यू नो वेरी वेल एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला। स्टूडेंट अक्षर ही भूल जाते हैं, अब एसिटिक एनहाइड्राइड नहीं आता तो बेंजोइक एनहाइड्राइड कैसे आएगा? बट वी आर पॉजिटिव फ्रॉम यू कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता ही चलेगा। इसका नाम बनेगा बेंजोइक एनहाइड्राइड। बेंजाइल अल्कोहल ऑन द बेंजीन CH2OH, वो भी नहीं आएगा। बेंजाल्डिहाइड ऑन द बेंजीन CHO, वो भी नहीं आएगा। बेंजाइल बेंजोएट, वो भी नहीं आएगा। दैट मींस आपका आंसर बेंजोइक एनहाइड्राइड
वो आपने टिक मार्क कर देना। ओके यस। दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टूडेंट, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं थोड़ा, क्योंकि इसमें पूरा ऑर्गेनिक मिक्स होता है। 4 चैप्टर ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, आप लोग जानते हो। वेटेज उसका 50% से भी ऊपर है, तो ध्यान में रखना ऑर्गेनिक को तैयार ज्यादा करना। ओके, KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अ बेसिक मीडियम। अब देखो सोडा लाइम आया है। सोडा लाइम is the combination of NaOH plus CaO is known as a sodium hydroxide and calcium oxide mixture is known as a soda lime। तो सोडा लाइम कब आता है तो आप लोग जानते हो डीकार्बोक्सिलेशन, और डीकार्बोक्सिलेशन किस में होता है तो वो भी आप लोग जानते हो बेंजोइक एसिड में, क्योंकि इसमें आपके पास ऑल द ऑप्शन इज रिलेटेड विद बेंजीन। तो इसके हिसाब से मैंने बना दिया बेंजोइक एसिड। सो सिंपल, आपने बना दिया बेंजोइक एसिड। तो डीकार्बोक्सिलेशन सोडा लाइम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, यू नो वेरी वेल, NaOH plus CO। ये भी चैप्टर नंबर 8 का ही क्वेश्चन है। डीकार्बोक्सिलेशन क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज अ डीकार्बोक्सिलेशन। CO2 रिमूव हो जाएगा, स्टूडेंट क्या बनेगा? तो सिंपल बेंजीन बनेगा। अब देखो 11th की वो रिएक्शन लेके आ गए हैं। ये क्या है? CH3Cl इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें अल्काइलेशन हो रहा है, और अल्काइलेशन में आप लोग जानते हैं ऑन द बेंजीन मिथाइल ग्रुप बनेगा। अब पूरा डिटेल में तो जाते नहीं है, बट मिथाइल इज नोन एज अ टोल्यूइन। ओके, बेंजीन के ऊपर मिथाइल, ये अपना बेंजीन बना, ये अपना बेंजोइक एसिड बना। तो सर आगे वाला क्या बनेगा? तो उसी चैप्टर में आपका इक्वेशन है कि टोल्यूइन का आप लोग ऑक्सीडेशन करेंगे ना स्टूडेंट, KMnO4 और KOH का रिलेटेड, तो आपका वो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अब आपका ऑप्शन में क्या पूछा उन्होंने? P and S are toluene। ओ मैंने तो वो देखा ही नहीं है पूरी तरह। P and S toluene, तो सिंपल टोल्यूइन दिया है, कार्बोक्सिलिक ऑक्सीडेशन मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन। आप लोग ध्यान में रखना, सो इंपॉर्टेंस, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ये स्टूडेंट। और उसमें से क्या मिला हमको? बेंजीन, और बेंजीन का ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइलेशन। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू। ओके, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो लाइन टू लाइन में से पूछ रही है, इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन है, और इसके हिसाब से एनसीईआरटी की बुक के लाइन टू लाइन वर्ड तैयार कीजिए। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CN-C बॉन्ड एंगल इन अ, इसका नाम क्या होगा वो भी बनाएंगे। स्टूडेंट को टर्शरी एमाइन का नाम बनाना थोड़ा तकलीफ पड़ता है, बरोबर है ना? ये टर्शरी एमाइन है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सब सही एक जैसा ही लगता है। सिंपल एक इजी मेथड, जो बड़ा कार्बन है उसके साथ आप एन लगा दो तो इसका बन जाएगा मीथेनेमाइन। मीथेनेमाइन एन के साथ मिथाइल, एन के साथ मिथाइल, सो नोन एज एन डाइमिथाइल मीथेनेमाइन। स्टूडेंट ध्यान में रखना, IUPAC नेम ऑफ एमाइन, बट टर्शरी एमाइन। अब देखो उसमें पूछा है मेरे को बॉन्ड एंगल, दूसरा बोला है हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल है, उसके पास सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड 3 है +1 लोन पेयर, कितने हुए? 4 हुए, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। ऐसा नहीं पता चले ना तो सिंपली मेथड, सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट हियर, सो हाइब्रिडाइजेशन इज spa3। ओके, नेक्स्ट वन इज अ बॉन्ड एंगल। स्टूडेंट यू नो वेरी वेल VSEPR थियरी से, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, 11 साइंस चैप्टर नंबर 4 में आपकी VSEPR थियरी है। उसमें उन्होंने बताया है कि अगर एक लोन पेयर पड़ी है तो रिपल्सन होगा, और रिपल्सन के कारण बॉन्ड एंगल उसका डिक्रीज होगा। ऐसे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए पता है आपको? 109.28। ओके, इतना होना चाहिए। ओके, बट इसमें क्या है, अब डिग्री में नहीं लिखो तो 109.5 डिग्री हो जाएगा, एक मिनट में लिखोगे ऐसा लिखेंगे। बट इसमें तो VSEPR थियरी लगा है सर, बॉन्ड में
डिक्रीज हो जाएगा, तो एंगल डिक्रीज हुआ तो कितना होना होगा 108 है, क्योंकि ये तो नहीं होगा, ये तो है ही ऑलरेडी, वो भी नहीं होगा, इतना भी नहीं होगा, तो आंसर आपका ए ही आने वाला है। हाँ, दो लोन पेयर होती बॉन्ड एंगल ज्यादा डिक्रीज होता, तो ध्यान में रखना आप लोग ये एमसीक्यू। ये देखो पुराने कोर्स के रिलेटेड टेक्स्ट बुक में ये निकल गया है क्वेश्चन, थोड़ा है थोड़ा नहीं है। क्या है? इज नोन एज अ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज रिएक्टेड विद द Cu पाउडर एंड HCl। सब स्टूडेंट को पता है दो रिएक्शन, पहली सैंड मेयर रिएक्शन, दैट मींस सेकंड वन इज अ गेटरमैन रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन में CuCl था, CuBr था, CuCN था और उसके साथ KCN था, बट इधर Cu पाउडर है, सो इट इज दिस रिएक्शन इज नोन एज अ नॉट अ सैंड मेयर रिएक्शन। बट उन्होंने पूछा नहीं, आंसर दो ना सर, बट गेटरमैन रिएक्शन है, तो गेटरमैन रिएक्शन में क्या बनेगा? एज यूजुअल उसके जैसा ही बनेगा, ऑन द बेंजीन Cl है भाई, क्लोरोबेंजीन बनेगा। ओके, क्लोरोबेंजीन क्या रिमूव होता है उसमें करने की जरूरत नहीं है, और ये क्लोरोबेंजीन इसके साथ रिएक्शन करेगा, इस रिएक्शन का नाम है एमोनोलिसिस। पुराने कोर्स में था, सीधा कन्वर्ट हो जाएगा एमाइन में, क्योंकि ClNH3 के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑन द बेंजीन NH3, सॉरी कंपेयर बोलोगे मेरे से, NH2 होगा, NH2, दैट मींस इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट? तो इसका नाम होगा एनिलीन। तो आप लोग देखिए, एक पहले तो क्लोरोबेंजीन और दूसरा एनिलीन। ये चैप्टर नंबर पुराने में 13 था, अभी नंबर 9 है, क्योंकि आपके पास पुरानी टेक्स्ट बुक होगी ना तो वो 13 में सर्च करना, और नई टेक्स्ट बुक हो ना तो चैप्टर नंबर 9 में अमाइंस कंपाउंड्स में है, तो ये भी ध्यान में रखना, इसका आंसर ये आएगा। ओके, रिलेटेड विद द बायोमोलिक्यूल्स। मैथ्स वालों का तकलीफ बायोमोलिक्यूल्स नहीं आता, ओके, बायोलॉजी वाला का प्रॉब्लम केमिकल काइनेटिक्स नहीं आता, उसमें मैथ्स भरा है, इसमें बायोलॉजी भरा है, टोटली कंट्रोवर्सी। तो इसमें सबको आना चाहिए व्हाई ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लूकोपाइरेनोज। यू नो वेरी वेल, ग्लूकोपाइरेनोज एंड फ्रुक्टोफ्यूरानोज। Glucopyranose because its structure is similar to pyrene. What is the meaning of the pyrene? Pyrene structure is this type of pyrene structure. उसके अंदर एक O आता है बीच में और दोनों साइड में। तो how many carbon is present in it? तो आप देखो नंबर 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन कंटेनिंग, 10 नहीं हो भाई, 1 ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड इज नोन एज अ पाइरेन। तो इससे ही सिमिलर आप लोग देखिए, कार्बन कितने हैं आप लोग इस स्ट्रक्चर में, साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखना है, बाकी तो आप कार्बन 6 लेके आएंगे सर ये भी कार्बन है ना, पर साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर कितने कार्बन है? 5। तो आप लोग देखो इधर कार्बन 1 2 3 4 5, so 5 carbon is present in the cyclic structure and 1 oxygen is present is also in the cyclic structure, and that type of the substance is known as a pyranose. So glucose has a structure of similar to pyranose, so it is called glucopyranose. फ्रुक्टोफ्यूरानोज उसका रिलेटेड था, फ्यूरान से रिलेटेड था, हमको उसमें देखने की जरूरत नहीं है। तो ग्लूकोज इज अ साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग 5 कार्बन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। वो तो मैंने आपको समझा दिया। एनी डाउट? नो डाउट। तो नेक्स्ट एमसीक्यू, तो आंसर मिल गया स्टूडेंट, बी है। ओके, बायोमोलिक्यूल। नेक्स्ट, व्हिच प्रोटीन्स प्रेजेंस इन अ मसल इनसॉल्युबल इन वाटर। बायोलॉजी वालों को तो पता है, हमारी मसल्स के अंदर इसमें 2 टाइप के प्रोटीन्स है, आप लोग जानते हो, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन है उसमें आपके कैरोटीन आएगा। कैरोटीन कहाँ होता है पता है ना आपको? बाल में होता है और आपके नेल में होता है।
इंसुलिन इज अ सॉल्युबल, डायबिटिक में प्रॉब्लम होता है, उसमें होता है एल्ब्यूमिन, एग के अंदर जो अंदर होता है ना, अंडे के अंदर वो एल्ब्यूमिन होता है। तो हमारे अंदर मसल्स में मायोसिन, एक्टिव मायोसिन, आई थिंक बायोलॉजी वालों को पता होगा, इतना हमको तो बायोलॉजी भाई आता नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। तो आप लोग समझो इसका कैरोटीन, इंसुलिन, एल्ब्यूमिन ऑल आर सॉल्युबल इन अ वाटर, बट हियर उन्होंने क्या पूछा है, इनसॉल्युबल इन अ वाटर, सो आवर आंसर इज मायोसिन। ओके, चैप्टर नंबर बोलना रहेगा, आप लोग सोचते होंगे। तो चैप्टर नंबर ये 10, लास्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट हियर इट इज अ बायोकेमिस्ट्री, नॉट अ केमिस्ट्री, इट इज अ पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट। ओके, another question of biomolecules, थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन, थोड़ा टफ लगेगा आपको। TF टाइप है। TF 2012 में इसका डिस्कवर हुआ था। गुजरात की जो टेक्स्ट बुक है उसकी क्वेश्चन में आया पेपर, उस टाइम पे ये निकला था। आपको तो पता भी नहीं होगा, इसका डिस्कवर हुआ था 2012 में, पहली बार TF लॉन्च हुआ था। ओके, जस्ट काइंड योर इंफॉर्मेशन। देखो, साइटोसिन बेस, अब पूछा क्या है, तो गिविंग P सिंबल फॉर द स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो उसको फॉल्स बोलिए। इसमें सारा माइंड लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर एक स्टेटमेंट का हमको समझना पड़ेगा, हर एक स्टेटमेंट का आंसर, एक स्टेटमेंट गलत पूरा क्वेश्चन गलत। साइटोसिन बेस इज अ डेरिवेटिव ऑफ pyrimidine, नो। There are two type of nitrogen base. First one is a purine, the second one is a pyrimidine. Purine आप लोग जानते हो, AGC नहीं, adenine and guanine is a purine type nitrogen base, and cytosine is a pyrimidine type nitro base. तो pyrimidine type nitrogen base, so our answer is true है, तो true तो इसमें है। ओ, दूसरा देखने की भी जरूरत नहीं, देखो कितना इजी, बट पहला इजी है, बट उसमें आपको बिजी रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहला स्टेटमेंट ही माइंड में नहीं है, तो पहला गलत पूरा गलत। मैं आगे सीखा, चलो ट्राई करता हूँ। बीटा डी रिबो सुगर इज प्रेजेंट इन अ डीएनए, वो फॉल्स है। बीटा डी रिबो सुगर इज नॉट प्रेजेंट इन अ डीएनए, आप लोग जानते हो वो न्यूक्लिक एसिड के अंदर है। द मैसेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन इज प्रेजेंट इन आरएनए, वो डीएनए में होता है, और डीएनए इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग द आइडेंटिफाई। सही बात है, इसके लिए तो डीएनए टेस्ट होता है ना भाई। सदियों तक, 1 सेंचुरी तक उसका आइडेंटिफाइड स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म में रहता है, इसके हिसाब से डीएनए टेस्ट होता है। इज इट ट्रू? तो ये ट्रू है, दोनों फॉल्स है, ट्रू, तो आंसर क्या आ गया? ए। भाई TF ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट का उसमें इंपॉर्टेंस होगा। अब देखो, आप देख के कंफ्यूज हो गए, सर ये कौन सा क्वेश्चन लेके आए, टेरिलिन इज द कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 15 पुराने में पॉलीमर था, ऑलरेडी वो चैप्टर रिड्यूस कर दिया है, तो मैं पढ़ा हूं क्या, कोई काम का नहीं है। सर नीट में काम में, नीट में भी रिड्यूस हो गए, सर जेई में काम में, वो भी रिड्यूस हो गए, गुजकेट में तो कर, सर बोर्ड में, अब गुजकेट में नहीं है तो बोर्ड में कहां से होगा? तो आपको लगता है तो मैं करवाऊं, थोड़ा टाइम गलत है, बरोबर। तो अब इसको छोड़ देते हैं, है ही नहीं तो क्या करें। अब थोड़े थोड़े क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे तो स्किप करता जाऊंगा। फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज रिलेटेड विद द पॉलीमर। ओके, व्हाट इज द सेल्यूलोज डाइएसिटेट, इट इज आल्सो रिलेटेड विद द पॉलीमर। ओके, व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ और अरेंजमेंट इन अ बॉडी सेंटर्ड यूनिसेल, ये बीसीसी टाइप सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर था, वो भी निकल गया है भाई। बीसीसी का कितना था, 68% था, निकल गया भाई, छोड़ दो उसको भी, चैप्टर ही निकल गया। चैप्टर नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ बोथ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, बहुत पूछते थे AGBR, क्या आपको पता चलेगा? निकल दो ना, क्या टाइम पास करते हैं हम। चलो नेक्स्ट, हाँ यस, अच्छा क्वेश्चन आया। One-top factor of aqueous solution K3FeCN6, potassium,
ferricyanide, another name is a potassium ferrocyanide. Here they are given as the potassium ferricyanide. उससे कुछ पता नहीं है, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ध्यान रखना, इसका इंपॉर्टेंस है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंस है। वैलेंस बॉन्ड थियरी पूरी पूछी जाती है और स्टूडेंट लिख के बिना आ जाता है, क्यों? उसको मालूम ही नहीं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द पोटेशियम फेरिसाइनाइड एंड पोटेशियम फेरोसाइनाइड। सो याद में रखना ये थरी, तो फेरी और फॉर दैट मींस फेरो। तो इसमें क्या पूछा है, उसमें ही जाते कैलकुलेट द वॉन्ट ऑफ फैक्टर एक्वाइज सॉल्यूशन। तो इसके n निकालो, n कैसे निकालेंगे, आयोनाइजेशन करेंगे स्टूडेंट 3k प्लस FeCN6 4 माइनस, सॉरी 3 माइनस होगा क्योंकि 3 प्लस है, तो इसके कारण 3 माइनस होगा हमारा। ओके, तो हमने लिए, तो n कितने मिले, n इज इक्वल्स टू आयंस। अब आप जानते हो इसमें पूछा है डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन, टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, एसोसिएटेड सब्सटेंस, डिसएसोसिएटेड सब्सटेंस। डिसएसोसिएटेड सब्सटेंस में डिसएसोसिएशन कांस्टेंट आएगा, डिग्री ऑफ डिस अल्फा का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, i-1 अपॉन n-1। अल्फा कितना दिया है मेरे को, 0.778 दिया है। i मेरे को फाइंड करना है, i इज नोन एज अ वॉन हॉफ फैक्टर। तो स्टूडेंट i फाइंड करना है, n आपको मैंने पहले ही n बता दिया है 4 माइनस 1, आई थिंक i माइनस 1 डिवाइड बाय 4 माइनस 1 कितना होगा 3। इनका मल्टीप्लीकेशन होगा तुम्हारा 2.334, कितना होगा 2.334। किसका, तो 4 माइनस 1 इधर आएगा, तो मैंने किसका मल्टीप्लीकेशन किया वो ध्यान में रखना, 0.0778 मल्टीप्लाई बाय 3, तो उसका आंसर इतना आएगा। तो 3 ऑलरेडी निकल गया स्टूडेंट। तो अब -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1, तो आपका i आ जाएगा कितना, 2 + 1 3.334। इट इज द वॉन्ट ऑफ फैक्टर i। तो आंसर आई थिंक 3.334। स्टूडेंट फॉर्मूला याद रखना, ये डिसएसोसिएशन डिग्री है, एसोसिएशन में आप लोग जानते हो x आता है और उसका फॉर्मूला है 1 - i * n अपॉन n-1, वो याद में रखना, क्योंकि इसका मतलब है डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन में i इज ग्रेटर देन 1 एंड एसोसिएशन कांस्टेंट में आप लोग जानते हो i इज लेस देन 1। तो ध्यान में रखना डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन एंड एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके उससे रिगार्डिंग की क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन, पुराने कोर्स में चैप्टर नंबर 1, अब नए कोर्स में। क्या आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़े कौन से चैप्टर में है, तो सीधा ही मिल जाएगा। इफ मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.05, यू नो वेरी वेल मोलालिटी का नाम है m, कितना बोलेंगे 0.05 मोलल दिया है। एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट इज 0.16, एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट है तो डेल्टा टीबी लिखेंगे। डेल्टा टीबी कितना लिखेंगे स्टूडेंट, 0.16 केल्विन हमारा वो है। और व्हाट इज द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट, तो केबी फाइंड करना है स्टूडेंट। थोड़ा क्वेश्चन फॉर्मूला याद रखो, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू एम। स्टूडेंट ध्यान में रखना, इसमें कुछ ऐसा नहीं दिया है कि भाई उसका सॉल्यूशन बनता है, आयंस होता है, आयंस निकलते हैं, इसके हिसाब से मैंने आई नहीं लिया है, बरोबर, नहीं तो आई लेना ही पड़ता है, आप लोग जानना। डेल्टा टीबी कितना दिया है मेरे को 0.16 है, ओके इज इक्वल्स टू केबी है। मोलालिटी कितना दिया है मेरा, मोलालिटी आपके पास है 0.05, सिंपल कैलकुलेशन कर दो, मोलालिटी आपको केबी इधर से मिल जाएगा, केबी इज इक्वल्स टू 0.16 डिवाइड बाय 0.05, आंसर इज आपका 3.2 आंसर आएगा। कैलकुलेशन कर देना आप लोग, इतना तो आप लोग कर सकते हैं ना, हम लोग इतना करेंगे तो आप लोग थोड़ा तो काम करोगे ना। नीट में पूछे जाने वाला, जेई में पूछे जाने वाला इस क्वेश्चन में इतना बढ़िया क्वेश्चन है, हर ईयर में रिपीट होता है, या तो जेई वाले पूछे, या तो नीट वाले पूछे, या तो बोर्ड वाले पूछे, या तो कुछ सेल वाले, तो है ही हम तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन विल नॉट चेंज विद द चेंज इन अ टेम्परेचर। तो कौन सा ऐसा कंसंट्रेशन का टर्म है जो
टेम्परेचर का उसके ऊपर इफेक्ट होता नहीं है। तो ऐसा आप लोग जानते हो जिसके फॉर्मूला में नीचे नीचे क्या आए, वेट आए, वो इट इज नॉट चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। नीचे क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वेट। तो आप लोग जानते हो मोलारिटी फॉर्मूला यू नो वेरी वेल, W2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय M2 मल्टीप्लाई बाय विमल। ओके, तो जो विमल आया वो वॉल्यूम है, तो दैट मींस ये तो वेट नहीं आया, वॉल्यूम तो वो नहीं आएगा। चलो मोलारिटी W2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय M2 मल्टीप्लाई बाय W1 इन ग्राम। बोलो, याद करो, मैं W1 बोला, W बोला, नीचे W आ गया, तो मोलारिटी जो है ना वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। नॉर्मलिटी सो सिंपल फॉर्मूला W2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय EQ मल्टीप्लाई बाय विमल। विमल बोला, वो भी नहीं आएगा। फॉर्मालिटी फॉर्मूला मास आएगा उसमें, नीचे तो विमल आएगा ही आएगा। वो मैं विमल की कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं, विमल दैट मींस वॉल्यूम इन ml। तो ध्यान में रखना, इसका आंसर आपका क्या आएगा स्टूडेंट, मोलारिटी। चैप्टर नंबर आपका ये 1, चैप्टर नंबर 3 पुराने कोर्स में, चैप्टर नंबर 2 नए कोर्स में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिंपल लाइन बेस्ड है। देखो Zn भी Zn+2 और Ni+2 ऑब्लिक Ni है। स्टूडेंट विच इज इनकरेक्ट फॉर द अबव गिवन सेल। स्टूडेंट इसके 4 नाम हैं, 4 नाम, चारों नाम सही है, चारों नाम सही है। हियर इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यू नो वेरी वेल। वोल्टेइक सेल वो भी उसका ही नाम है, गैल्वेनिक सेल वो भी उसका नाम है, और लास्ट में है डैनियल सेल। तो स्टूडेंट डैनियल सेल में फिक्स है दो ही कंपाउंड आएंगे, 2 ही एलिमेंट आएंगे, Zn+2 इधर सॉल्ट ब्रिज, ये सॉलिड होगा, ये एक्वायस फॉर्म में होगा, बाजू में Cu+2 होगा, और ये Cu होगा, ये सॉलिड होगा, और ये एक्वायस होगा। तो स्टूडेंट आप लोग देख लीजिए, इसमें कहीं आपके पास Cu दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो दैट मींस इट इज नॉट अ डैनियल सेल। तो आपको पूछा है इनकरेक्ट फॉर द अबव गिवन सेल, तो डैनियल सेल नहीं है, ध्यान में रखना। तो आंसर आपका आएगा यस, इट इज आल्सो बिलोंग विद द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे अच्छा चैप्टर है। ये इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछते हैं, ध्यान में रखना। इफ 1 मोल पास इलेक्ट्रॉन पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। अब देखो पहले ऐसा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करने का, AlCl3 लिया मैंने, इसका आयोनाइजेशन करूंगा सिंपल, Al+3+3Cl-। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, तो 1/3। ओके, डिपोजिटेड, कितना रेशियो डिपोजिट होगा बाद में करेंगे हम लोग, बाद में AgNO3 दिया, AgNO3 में क्या होगा, तो आप लोग आयोनाइजेशन करेंगे, Ag+1 NO3-1। ओके, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 फैराडे होगा, आप लोग जानते हो। ओके, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, सबका सिंपली 1 फैराडे लेके काम कर सकते हैं। और लास्ट में उन्होंने MgSO4 लिया है, तो MgSO4 आयोनाइजेशन ऑफ MgSO4 Mg+2 प्लस SO4 2-। स्टूडेंट 1/2 आएगा। अब देखो इसमें 1/3 JM1 JM1/2, एलसीएम निकालो इसका। एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, आई थिंक 3 2 6। तो इधर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 JM 6 JM 3। तो आई थिंक आंसर इज 2 JM 6 JM 3 आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन, पूरी सीधी लाइन ही दी है हमारी टेक्स्ट बुक में। लेफ्ट हैंड साइड आपको मालूम है सेकंड से लास्ट टॉपिक है, सेकंड से लास्ट नहीं बोल सकता, सेकंड से सेकंड लाइन, लास्ट से सेकंड लाइन में ये क्वेश्चन दिया है। एट विच टेम्परेचर सिरामिक मटेरियल वी हैव सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स का मतलब क्या आप लोग जानते हो, तो जिसकी ये है ना
ओके, ये 0 हो जाए तो उसकी कंडक्टिविटी एकदम हाई हो जाएगी। कंडक्टिविटी हाई हो गई इज नॉन एज अ सुपर कंडक्टर। तो आपकी टेक्स्ट बुक में सीधा 150 केल्विन पे सिरामिक कंपाउंड्स वी हैव एज अ सुपर कंडक्टर। ओके, नेक्स्ट। ओके, डन। Which of the following minerals of ions form carbonate? इसमें इमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयन, पाइराइट चैप्टर नंबर 6 था, अब वो निकल गया है, उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग, वो स्किप इसके लिए। Which of the following हाइड्राइड इज मोस्ट स्टेबल, वो भी निकल गया है चैप्टर नंबर 7, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जेई नीट में रखा है। Which of the following पैराऑक्सो एसिड, उसी चैप्टर से रिलेटेड। स्टूडेंट अच्छा हो ये चैप्टर निकल गया, तकलीफ पड़ती। हाँ, ये रेडॉक्स से रिलेटेड है, बट सिंपल समझा दूं, ऑक्सीडेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिसिटी। ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग देखो, HClO4 में इसका 4 2 जा 8 माइनस 4 इसका 7 होगा, 3 2 जा 6 माइनस 6 प्लस 1 इसका 5 होगा, इसका 3 होगा और इसका Cl का 1 होगा। तो मैंने बोला ना, ऑक्सीडेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिसिटी। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 7, ऑक्सीडेशन नंबर 5, ऑक्सीडेशन नंबर 3 और ऑक्सीडेशन नंबर 1, तो इसका ग्रेटर देन आएगा, आंसर आपका डी आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू। ओके, अब नेक्स्ट एमसीक्यू, 1,2-डाइक्लोरोइथेन इज व्हिच टाइप ऑफ हैलाइड? स्टूडेंट 1,2-डाइक्लोरोइथेन इज अ व्हिच टाइप? हेलो अल्केन हेलो एरीन में से इसका फॉर्मूला ऐसा है, CH2Cl CH2Cl। स्टूडेंट कंफ्यूज करने के लिए बोला है विसिनल डाइहैलाइड, तो इसका नाम होगा विसिनल हैलाइड। क्यों? जेमिनल में क्या होगा, तो एक ही कार्बन के ऊपर 2 हैलोजन कंपाउंड हो तो उसको बोलते हैं हम लोग जेमिनल। बट जेमिनल इज आल्सो नोन एज अल्काइलिडीन हैलाइड, उसको अल्काइलिन हैलाइड बोलते हैं, इसको विसिनल को, और एलाइलिक हैलाइड तो है ही नहीं, तो आपका आंसर क्या आएगा? विसिनल। एडजेसेंट कार्बन के ऊपर दोनों हैलोजन सिमिलर हो तो उसको बोलेंगे विसिनल। हेलो अल्केन हेलो एरीन से रिलेटेड है चैप्टर नंबर 6। पोलरिमीटर यूज्ड टू डिटरमाइन ऑफ ब्लैंक कंपाउंड्स, तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो, इट इज रिलेटेड विद द हेलो अल्केन हेलो एरीन। ओके, तो उसमें क्या है, बी आएगा। मैंने आंसर नहीं देखा, आपको मालूम होगा, D and L configuration। D means डेक्स्ट्रो, L means लीवो, और ये प्रैक्टिकली हम फाइंड कर सकते हैं, और वन एंड ओनली वन इंस्ट्रूमेंट मेजर द D and L configuration, तो इसका मतलब इसका आंसर है DL। तो सर कैपिटल DL नहीं आएगा, वो हम लोग थियोरेटिकल प्रूफ कर सकते हैं। RS भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। आप लोग जानते हो कि D को D के साथ कोई रिलेशन नहीं है और L को L के साथ कोई रिलेशन नहीं है। सर ऐसा कैसे? तो वो बाद में समझेंगे, अभी टाइम नहीं है, तो आगे देखिए। नेक्स्ट, टेक्स्ट बुक के रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड्स आर एक्सटिंग्विशर, एंटीसेप्टिक, इंसेक्टिसाइड एंड एंटी एनेस्थेटिक? ये कंफ्यूजन है स्टूडेंट, सब कुछ हेलो अल्केन हेलो एरीन में ऑर्गेनिक यूजेस नहीं करते, एक एक में से यूजेस पूछे। देखो आप लोग, तो सिंपल एक्सटिंग्विशर, यू नो वेरी वेल, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ एक्सटिंग्विशर। क्या आग लगती है ना, तो उसका यूज होता है ना आप लोग। एंटीसेप्टिक, आपने नाम सुना है, खुशबूदार एंटीसेप्टिक क्रीम बोरोलिन, पर इसकी एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको वो समझाने जा रहा हूं। आयोडोफॉर्म, CHI3, आयोडीन में एंटीसेप्टिक का प्रॉपर्टीज है, इसके हिसाब से CHI3, और वो डॉक्टर देते हैं ना हम लोगों को ऑपरेशन के बाद में जो दवाई लगाते हैं उसमें आयोडीन था, तो आपने उसका हिस्ट्री पढ़ा होगा। क्लोरोफॉर्म, यू नो वेरी वेल, इज अ क्लोरोफॉर्म इज अ, सॉरी, तो ये तो नहीं आएगा, क्यों? इंसेक्टिसाइड बोला है, इंसेक्टिसाइड इज नोन एज अ DDT, तो DDT वाला कहां गया? CCl4 CHI3 और DDT का फुल फॉर्म यू नो वेरी वेल, पैरा पैराडेस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, वो ध्यान में रखना। DDT में सिग्मा और पाई बॉन्ड याद रखना, 29 एंड 6, सिग्मा 29 एंड पाई बॉन्ड इज अ 6, याद रखना, सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन। तो और बाद में आया एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक पहले क्या पता है ना, बेहोश करने के लिए क्या यूज करते थे, एनेस्थेटिक के लिए क्या किसका यूज कर, एनेस्थेसिया नाम सुना है ना, जब ऑपरेशन चालू हो तो चालू में ऑपरेशन नहीं होता था, उसको सुलाना पड़ता था, इसके हिसाब से यूज। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? आप लोग ये देख के आंसर बोल देंगे सर बी है, मैं आंसर ये गलत है। सर क्यों?
तो आई थिंक ब्यूटेन 1 ऑल है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रांच ज्यादा है। ब्रांच is inversely proportional to boiling point. Branch is increase, boiling point decrease. मेरे को पूछा highest boiling point। देखो ब्यूटेन 2 ऑल 1 ब्रांच, प्रोपेन 2 ऑल 1 ब्रांच, नीचे होगा ना फॉर्मूला लिखो भाई, ब्यूटेन 2 ऑल CH3CH, इधर लिखो CH2, इधर लिखो CH3। ओके, ब्यूटेन 2 ऑल। ओके, प्रोपेन 2 ऑल CH3CHOH, इधर लिखो CH3। कार्बन कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, एक ब्रांच है। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल CH3CCH3, इधर OH, इधर CH3। देखो आप लोग कितने कार्बन तो 4 के 4 ही है, बट 1 और 2 ब्रांच है, ब्रांच इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। और लास्ट में ब्यूटेन 1 ऑल, सो सिंपल, ब्यूटेन 1 ऑल CH3CH2 CH2 CH2 OH, no branch, boiling point increase. As my view, answer is wrong. Butane 1 all is your answer. Okay, next. Okay, which of the major product obtained by hydrolysis of compound formed by reaction of formaldehyde and ethyl magnesium bromide? It is दोनों क्वेश्चन अल्कोहल फिनोल ईथर से रिलेटेड थे, और दोनों क्वेश्चन ये भी चैप्टर उसी का है, और वो चैप्टर नंबर आपका अभी 7 होगा, पुराने में चैप्टर नंबर 10 था। ध्यान में रख लो, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है, सो सिंपल, आप लोग जानते हो। When formaldehyde is reacted with the Grignard reagent, so obtained product is a primary. When remaining of formaldehyde like acetaldehyde, propionaldehyde, butyraldehyde, वो लोग जब Grignard reagent से रिएक्शन करेंगे तो आपकी सेकेंडरी मिलेगी, और जब कीटोन रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो आपका क्या मिलेगा पता है आपको? तो आपको मिलेगा टर्शरी अल्कोहल। तो सीधा ही आंसर मिल गया भाई, फॉर्माल्डिहाइड है और इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दोनों पे कार्बन गिनो, कितने कार्बन? इथाइल में 2 कार्बन, फॉर्माल्डिहाइड में 1 कार्बन, टोटल 3 कार्बन, एज वेल एज फॉर्माल्डिहाइड इज रिएक्टेड विथ हियर, सो आंसर इज 3 कार्बन वाला प्राइमरी अल्कोहल। तो आई थिंक प्रोपेन 1 ऑल होगा, तो आंसर आपका सी है। रिएक्शन देखनी है तो देख लो, चलो एक बार, फॉर्माल्डिहाइड यू नो वेरी वेल, HCOOH लिखेंगे, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपका फॉर्मूला है CH3CH2MgCl, आप लोग जानते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आपका होना ही चाहिए। अब इसके अंदर रिएक्शन इज ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, आप लोग जानते हो, MgCl सीधा कहां आएगा? O के साथ, और CH3CH2 कहां लग जाएगा? CH2 के साथ, तो क्या बनेगा आप लोग जानते हो, CH3CH2, मैंने पहले ये दोनों लिखा, बाद में मैं इसका CH2 लिख दूंगा, और इसमें OMgCl तो बना, OMgCl तो बना ही है, तो मैं इधर लिख दूंगा OMgCl। सेकेंड ऑलवेज वाटर के साथ रिएक्शन होता है, वाटर में 2 आयंस होते हैं, यू नो वेरी वेल, H प्लस OH माइनस, इधर से MgCl जाएगा, इधर से OH जाएगा, स्टूडेंट वो सीधा लग जाएगा H के साथ, तो बनेगा MgOHCl प्लस, आपको मैंने पहले भी बोला था प्राइमरी अल्कोहल मिलने वाला है, और हमको मिल गया। हमारा फॉर्मूला में 3 कार्बन और अल्कोहल फर्स्ट, प्रोपेन 1 ऑल। स्टूडेंट ऑर्गेनिक में मास्टरी लेनी ही पड़ेगी, और मैंने पहले भी एक शायरी बनाई हुई ऑर्गेनिक के बारे में, ऑर्गेनिक है बड़ी बेवफा, ऑर्गेनिक है बड़ी बेवफा, रात को पढ़ी सुबह को सफा। स्टूडेंट रात को पढ़ेंगे सुबह को साफ हो जाएंगे, तो उसमें मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। गिव द IUPAC नेम ऑफ द मिथाइल सैलिसिलेट, फॉर्मूला तो आना चाहिए ना, तो इसके लिए ईच एंड एवरी टेबल रट्टा मारो। किसके टेबल? टेक्स्ट बुक के अंदर टेबल दिए ना, आपको मालूम भी नहीं होगा, मेसिटाइल ऑक्साइड है, पता है आपको? सिग्मा पाई जेई में पूछा था, नहीं मालूम। एक्रोलिन का फॉर्मूला, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द एक्रोलिन, नहीं मालूम है, क्योंकि एक्रोलिन का फॉर्मूला ही नहीं मालूम।
तो दैट मीन्स मैं इसके लिए आपको बोल रहा हूं कि फॉर्मूला के लिए आपको टेबल सब तैयार करने पड़ेंगे। अब इसका फॉर्मूला बोला है तो मैं लिखूंगा OH और इसका फॉर्मूला इधर COOCH3 नाम बनाना है IUPAC नेम, इट इज अ मिथाइल सैलिसिलेट इज द कॉमन नेम, तो इसको बोलूंगा मिथाइल, नंबर इधर से दूंगा 1 और 2 हाइड्रोक्सी और इधर से नाम बनेगा ये आपका बेंजो हो गया और बेंजो में एस्टर आया उसको सफिक्स लगेगा एट तो नाम बनेगा मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट। तो आपका ऐसा आई थिंक मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट आंसर इज सी। ध्यान में रखना बेंजो बेंजाल बेंजाइल तीनों में केमिकल काइनेटिक कब से उसका मैं इंतजार कर रहा था, मेरा फेवरेट चैप्टर बरोबर, और वो आ गया बरोबर। जैसे मेरे करण अर्जुन आ गए वैसे मेरा केमिकल काइनेटिक्स आ गए। ये तो इसमें तो आपने पढ़ा बहुत इजी टॉपिक है बट बच्चे भूल जाते हैं। पप्पू जैसा क्वेश्चन है, मैं वो आपको बता दूं। देखो इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, आई थिंक इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। डिक्रीज ऑलवेज माइनस करते हैं, इंक्रीज ऑलवेज प्लस करते हैं। बट इसके मोल देख लो, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला आप लोग मालूम है -1/3 डी। अभी नया टाइम है तो डी की जगह डेल्टा लिख दे, पुराने में डी लिखते थे डी, बाद में ए है तो -1/3 dA/dt। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो आगे नीचे लिख दो बस, बाकी कुछ नहीं है। रिएक्टेंट में माइनस करो, प्रोडक्ट में प्लस करो। चलो नेक्स्ट आगे, इसका 2b है तो मैंने आपको समझाया रिएक्टेंट है -1/2 करो, आंसर लिखेंगे dB/dt इज इक्वल्स टू 5c। देखो प्रोडक्ट आया, वी आर राइट डाउन द 1/5 dC/dt। ओके, तो दिस इज द आंसर। तो पता चल गया होगा आंसर क्या आएगा, तो आंसर आई थिंक आपका बी आएगा, आंसर हियर बी है। नेक्स्ट दूसरा केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया। In a reaction A gives B, the concentration of reactant is increased by 9 times, then rate of the reaction increase 3 times. What is the order of reaction? टेक्स्ट बुक के अंदर दिया ही है इस टाइप के क्वेश्चन। एक फॉर्मूला आपको बोल दे, वो फॉर्मूला याद रखना, रेट is directly proportional to concentration raised to n। रिपीट कर रहा हूं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रेज़ टू n। इससे आपके सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे बट इस टाइप के। फिर से बोल रहा हूं, concentration of reactant is increased by 9 times। मैंने क्या बोला, concentration increase हुआ स्टूडेंट तो 9 raised to n लिख दूंगा। then rate of the reaction is increased 3 times तो rate of reaction is 3 times लिख दूंगा। so simple, मैथ्स का जुगाड़ लगाओ, 3 ऊपर क्या आएगा 1, अब इसमें क्या आएगा पता है 3 का क्यूब और इधर n आ जाएगा। तो देखो ये दोनों सिमिलर है तो उसका पावर भी सिमिलर होगा, तो 3n is equals to 1 होगा। so n is equals to 1/3, so our answer is n is equals to 1/3। तो ओके स्टूडेंट इसमें भी गलती है, मेरी गलती, हाँ मेरी गलती, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि मैंने थोड़े जल्दी में एक छोटी सी भूल कर दी इधर। मैथ्स मेरा नहीं होता ना भाई, इसके हिसाब से इसको 2n करना पड़ेगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। तो 2n आया तो अब इधर क्या होगा आप लोग जानते हो, मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, इधर से 2n लिखना पड़ेगा। अब 2n लिखना पड़ेगा तो नीचे का कौन जाएगा, तो 1/2 जाएगा, तो n is equals to 1/2। so answer is our C 1/2। तो इसके लिए बोलता हूं जल्दबाजी मत कीजिए, मैंने तो की।
Which statement is incorrect for collision theory? Collision theory सबसे toughest theory, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में थियरिकल क्वेश्चन दो ही है, एक collision theory और दूसरी इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, चैप्टर नंबर 4। बट अभी चैप्टर नंबर 3 वो चैप्टर में तो आपको मालूम है कि द collision of the reactant molecule should be from any direction, नहीं स्पेसिफाइड डायरेक्शन में होनी चाहिए तो ही प्रोडक्ट बनेगी। आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, पूरी लाइन सीधी थियरी बेस्ड है, आप लोग पढ़ोगे तो ही पता चलेगा। ओके, इम्प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन ध्यान में रखना, केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड। द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन पढ़ो नहीं पढ़ना, व्हाई? चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री रिड्यूस कोर्स छोड़ दो, चलो। Okay, yes, it is also belong with the chapter number 5, reduce course. Yes, I think 80 आया, that means पूरा होने आया। Which of the following pair has a similar magnetic moment? भाई कुछ भी नहीं करो तो चलेगा, मैग्नेटिक मोमेंट करो करो करो, क्योंकि दो चैप्टर से ये मैग्नेटिक मोमेंट रिलेटेड है। ध्यान में रखो, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला? म्यू इज इक्वल्स टू रूट n is equal n into n plus 2 Bohr magneton. It is the unit of the Bohr magneton. It is the unit of the आपका मैग्नेटिक मोमेंट है। तो अब देखो n क्या है, तो n इज इक्वल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैं सबके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देता हूं, बट Fe+3 ले लेता हूं और Mn+2 सीधा ही ले लेता हूं। तो देखो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई 21 to 30 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार करना। तो Fe आर्गॉन 3d6 4s2, स्टूडेंट 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बट पहला इलेक्ट्रॉन 4s में से जाएगा, बाद का इलेक्ट्रॉन 3d में से जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? आर्गॉन 3d, दो इसमें से एक इसमें से, 3d क्या हो गया भाई 5, Mn+2 है स्टूडेंट। Mn+2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Mn मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गॉन 3d 5 4s2। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें भी 4s में से 2 चले जाएंगे, तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा? आर्गॉन 3d5। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो सर कैसे पता चलेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, तो बनाओ ना d की ऑर्बिटल। कितनी ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट हियर, dx5 dy dz dx2 y2 and dz2। तो 5 में आप लोग एक एक इलेक्ट्रॉन रख दो भाई, क्योंकि अल्फा हुंड और पाउली का रूल से ऐसे लिखो, नहीं तो दोनों में मिक्स करोगे तो अनपेयर्ड दिखेगा भी नहीं। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 5, n इज इक्वल्स टू 5। इसमें भी 5, इसमें भी 5, दोनों में 5। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज सिमिलर, मैग्नेटिक मोमेंट इज सिमिलर। मैग्नेटिक मोमेंट में फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है तो रखो, नहीं रखनी है तो सीधा ही याद रखो। अगर n = 1 आए तो 1.73, n = 2 आए 2.83, अगर 3 आए तो 3.87, 4 आए तो 4.9 एंड 5 आए तो 5.92। अगर सर 6 आए तो हो ही नहीं सकता, क्यों? 6 वाला इलेक्ट्रॉन पेयर कर देगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे। तो आपका आंसर मिल गया Fe+3 Mn+2। आगे देख लेता हूं क्वेश्चन है कि नहीं। तो आपने अच्छी तरह सपोर्ट किया, थैंक यू वेरी मच। गुजकेट की पूरी सीरीज आएगी, गुजकेट 2019 का पेपर आपका सॉल्यूशन हो गया। आशा रखता हूं कि आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा, आज थोड़ा स्पीड में गया हूं, ऐसा लगे। आपको कोई रिव्यू देना है, रिव्यू नहीं दोगे तो आप लोगों को कमेंट में कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मेरे को दे दीजिए। मीट इन 2020 पेपर सॉल्यूशन। आई एम द फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। मैंने बोला मेरा नाम है तुषार गज्जर, और लास्ट में एक बोल देता हूं, मेरा नाम तुषार गज्जर का शॉर्ट बनेगा TG। सो TG इज हियर, सो व्हाई आर यू फियर? ओ माय डियर। सो थैंक यू वेरी मच।